हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी के एक बार फिर से श्री श्याम साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम 11th क्लास के यूनिट संख्या 1 रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं जो अपने केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने रसायन विज्ञान की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है तथा रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्या क्या उपयोग हैं, चाहे वो दैनिक जीवन में उपयोग हो, उद्योगों में हो, कृषि के क्षेत्र में उपयोग हो या चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग हो, इनका हमने अध्ययन लास्ट वीडियो में किया था। ठीक है, अब हम एक अन्य टॉपिक जिसका नाम है पदार्थ या द्रव्य, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आप एडिंग डालोगे पदार्थ या द्रव्य। देखो क्या है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि पदार्थ या कोई भी द्रव्य जो मैटर होता है वो क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा उसके कितने भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ये है बात करें कि द्रव्य या कोई भी पदार्थ होता क्या है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई कोई भी ऐसी वस्तु जिसका स्थान जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो। ठीक है, जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो, उसका मास हो तथा उसके अलावा वह कुछ ना कुछ स्थान घेरे, कुछ ना कुछ स्थान घेरे, यानी उसका कोई ना कोई क्या हो, आयतन हो, जिसका द्रव्यमान भी हो, जिसका आयतन भी हो और उसका हम अनुभव कर सकें। क्या कर सकें? उसका हम अनुभव कर सकें। तो ऐसे सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? अपने पदार्थ कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं, मैटर। ठीक है, जैसे मान लो ये मार्कर है, बोर्ड है, पत्थर है, ये सभी क्या है, कोई ना कोई अपने क्या है, पदार्थ है। ठीक, उसके अलावा ऐसी सब चीज़ें जिनका न तो कोई द्रव्यमान हो, ठीक है, न ही वो कोई आयतन घेरते हो। जैसे मान लो हमें किसी पर गुस्सा आ रहा है, किसी पर प्यार आ रहा है, या किसी से नफरत हो रही है, या फिर हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये सब चीज़ें क्या है, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इनका क्या है, न तो द्रव्यमान होता है, न ये कोई ऐसी जगह आयतन घेरती हैं। तो हम ये कहेंगे ये सब चीज़ें क्या है, अपना पदार्थ नहीं है। उसके अलावा वो सभी भौतिक चीज़ें जिन्हें हम महसूस कर सकें या उनका द्रव्यमान हो या वो स्थान घेरे, वो सभी क्या कहलाती है, अपने पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं भाई पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है। तो जो अपने पदार्थ है, पदार्थ का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकारों से किया गया है। एक तो किया गया है पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। एक वर्गीकरण किया गया है पदार्थ के रासायनिक संगठन के आधार पर, एक वर्गीकरण किया गया है रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक, या हम कहते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर। एक है फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, और दूसरा है रासायनिक संगठन, उसके जो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है उसके आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखो क्या है, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है, वो तीन भागों में किया गया है। एक तो होता है ठोस, एक होता है द्रव, और एक होता है गैस, सॉलिड पदार्थ, लिक्विड पदार्थ, और एक आएंगे अपने गैसियस पदार्थ। ठीक है, उसके अलावा रासायनिक संगठन के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो दो भागों में किया गया है। एक तो किया गया है शुद्ध पदार्थों के रूप में, ठीक है, एक वर्गीकरण किया गया है मिश्रण के रूप में। ठीक है, शुद्ध पदार्थों के रूप में दो प्रकार से किया गया है, एक तो किया गया है तत्व, एक किया गया है यौगिक के रूप में, और मिश्रण का भी दो भागों में विभक्त किया गया है मिश्रण को भी। एक तो बनेगा समांगी मिश्रण और एक बनेगा अपना क्या है, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, यदि कोई हमसे ये कहे कि भाई पदार्थ का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, हमने यहाँ वर्गीकरण दो प्रकार से किया है। एक तो जो पदार्थ है उसकी भौतिक अवस्था क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो ठोस है, द्रव है या गैस है, उसके आधार पर है। ठीक है, दूसरा वर्गीकरण किया गया है उसकी केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर दो भागों में किया गया है। एक तो शुद्ध पदार्थ है, एक है मिश्रण। हम पढ़ेंगे एक एक को। शुद्ध पदार्थों में अपने तत्व आते हैं, यौगिक आते हैं, और मिश्रण में एक समांगी मिश्रण आता है, एक क्या आता है, विषमांगी मिश्रण आता है। उसके अलावा जो तत्व है ना, ये भी हमने तीन भागों में विभक्त कर रखे हैं। हम और सारणी पढ़ते हैं, वहाँ देखते हैं। एक तो हमने कर रखा है धातु के रूप में, एक हमने वर्गीकरण कर रखा है अधातु के रूप में, और एक हमने वर्गीकरण कर रखा है उपधातु के रूप में।
ठीक है, हमें इन एक एक के बारे में अब अध्ययन करना है। ठीक है, तो देखना सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम भौतिक गुणों के आधार पर जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है उसे समझेंगे। उसके बाद में रासायनिक संगठन के आधार पर जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है उसे समझेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाओगे अब कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, हमने क्या सीखा अभी, हमने ये सीखा कि पदार्थ क्या होता है। तो सीधी सी परिभाषा, ऐसे वस्तुएं जिनका हम कोई ना कोई द्रव्यमान हो या वो स्थान घेरते हो, यानी उनका कोई ना कोई आयतन हो, वो सब क्या है, पदार्थ हैं। जिनका हम अनुभव कर सकें वो सभी क्या है, पदार्थ हैं। जैसे पत्थर है, चौक है, मार्कर है, पंखा है, एसी है, ये सब चीज़ें क्या है, पदार्थ हैं। उसके अलावा हमने इसी का पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक गुणों के आधार पर 3 प्रकार से है, केमिकल कंपोजिशन रासायनिक गुणों के आधार पर 2 प्रकार से है। हम पहले भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण सीखेंगे। भौतिक गुणों के आधार पर देखना भाई क्या है, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांट रखा है। एक तो बांट रखा है ठोस, एक कर रखा है द्रव और एक कर रखा है गैस। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो ठोस पदार्थ है, एक द्रव है अपना लिक्विड, और एक क्या आ जाता है, अपना क्या आ जाता है, गैस। ठीक, देखो क्या है, कोई भी पदार्थ होता है ना, वो किसी ना किसी कणों से मिलकर बना होता है। उन कणों को हम कहते हैं अवयवी कण। क्या कहते हैं, अवयवी कण। ठीक है, ये अवयवी कण हो सकता है कोई अणु हो सकता है कोई परमाणु हो, या हो सकता है कोई आयन हो। क्या हो, आयन हो। अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। कोई भी पदार्थ अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि अवयवी कणों को मान लो हमने ऐसे दर्शा दिया, ये अवयवी कण, बहुत सारे अवयवी कण जब पास पास रहते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है, कोई ना कोई आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक, जब ये आकर्षण बल 2 अणुओं के बीच में या 2 से अधिक अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है वो मान लो अधिक है, जैसे ये 2 अवयवी कण थे, इनके बीच में आकर्षण बल मान लो अधिक है, तो ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। ठीक, पास पास आ जाएंगे तो इनकी व्यवस्था निश्चित हो जाती है और किसका निर्माण करते हैं, ठोस का निर्माण करते हैं। जबकि अवयवी कणों के बीच में दूरी थोड़ी सी ज़्यादा हो तो वो बन जाते हैं अपने द्रव, और अवयवी कणों के बीच में दूरी का हम निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं या दूरी बहुत अधिक हो तो वो क्या बन जाते हैं, अपने क्या पदार्थ बन जाते हैं, गैस। सबसे पहले हम ये देखें ठोस पदार्थ कौन से हैं। जैसे ठोस पदार्थ हम कहते हैं पत्थर है, मार्कर है, ऐसी चीज़ें हैं, तो हम ये कहेंगे वे पदार्थ जिनका आकार भी निश्चित हो, आकार भी क्या हो, निश्चित हो, और आयतन भी क्या है, निश्चित है। ठीक है, जैसे मान लो ये मार्कर है और ये मार्कर ठोस पदार्थ है। ठीक है, इसका आकार निश्चित है, आपने यहाँ रख दिया, 10 दिन बाद आके देखा तो भी आकार वही मिलेगा, यानी आकार क्या है, निश्चित है। ये जितनी जगह आज घेर रहा है 5 दिन बाद 10 दिन बाद भी उतनी ही जगह घेरेगा। तो ऐसे पदार्थ अपने क्या कहलाते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट हो गए, आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है। उसके अलावा इनके बीच में जो अवयवी कण है ना, अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल, अवयवी कणों के बीच में जो आकर्षण बल है ना वो ज़्यादा है। आकर्षण बल अवयवी कणों के बीच में ज़्यादा है, तो अवयवी कणों की व्यवस्था है, अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था इनकी होती है क्या, निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित। ठीक है, जैसे मान लो कोई पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ है, वो 3 प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बनना है, ए फिर बी आ जाए, फिर मान लो सी आ जाए, तो इनके अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है। ए के बाद में फिर बी आएगा, बी के बाद में सी आएगा, सी के बाद में फिर ए आएगा। निश्चित व्यवस्था होती है किसमें, ठोस पदार्थों में। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि इन्हें हम दबा नहीं सकते, इन्हें हम दबा नहीं सकते, ठोस पदार्थों को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, किन्हें, ठोस पदार्थों को हम दबा नहीं सकते, दबा नहीं सकते कि दबा नहीं सकेंगे, इसका मतलब ये है कि इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ठोस पदार्थ क्या हो गए, ऐसे पदार्थ जिनका आकार आयतन दोनों निश्चित हो, जिन्हें हम दबा नहीं सके, अवयवी कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक हो, अवयवी कणों के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा हो। भाई आकर्षण बल ज़्यादा है
तो इनका घनत्व भी क्या हो जाता है, ज़्यादा। तो ऐसे पदार्थ तो अपने क्या कहलाते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने जो दूसरे पदार्थ आते हैं वो क्या आते हैं, द्रव आता है, लिक्विड। ठीक है, अच्छा लिक्विड में क्या है कि इनका जो आकार है ना वो निश्चित नहीं होकर क्या हो जाता है, अनिश्चित। आकार क्या हो जाता है, अनिश्चित। यदि भाई मान लो आपके पास में 500 ml पानी है, आधा लीटर पानी है, और वो आधा लीटर पानी एक बोतल में भरा है। ठीक है, कुछ समय बाद में आपने क्या किया, बोतल से हटाकर उसको बाल्टी में डाल दिया। तो बोतल में था तो बोतल का जैसा आकार हो जाएगा उसका, बाल्टी में डाल दिया तो बाल्टी के जैसा आकार हो जाएगा। ठीक है, धरातल पे डाल दिया तो धरातल के जैसा उसका आकार हो जाएगा। जिस पात्र में जिस जगह रहता है वैसा ही उसका क्या हो जाता है, आकार। यानी इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, उसके अलावा आयतन क्या होता है, आयतन इनका निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, इनका निश्चित होता है। ठीक है, किनका, द्रव्य पदार्थों का आकार तो अनिश्चित होता है, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। उसके अलावा जो अपने द्रव्य पदार्थ है इनके बीच में जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल है वो मुख्यतः हो सकता है हाइड्रोजन बंध हो जाए, या ऐसे आकर्षण बल होते हैं जो ठोस पदार्थों के बीच में आकर्षण बल है ना, उनसे क्या रहता है, इनके अंदर आकर्षण बल कम ही रहता है। तो हम ये कहेंगे आकर्षण बल का मान द्रव्य पदार्थों में ठोस पदार्थों की तुलना में क्या रहता है, कम रहता है। और उसके अलावा एक बात और, जो द्रव है ना उनमें बहने का गुण पाया जाता है। द्रव में क्या पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि द्रव्य को भी हम, द्रव है ना लिक्विड, उसे भी हम दबा नहीं सकते, उसे भी हम दबा नहीं सकते। देखो क्या है, जैसे मान लो होली वगैरह पे हम पानी की पिचकारी या इंजेक्शन वगैरह का हम यूज कर रहे हैं, तो जैसे मान लो ये पानी की पिचकारी है, इसमें हमने द्रव भर दिया, पीछे से हमने दबाया और यहाँ से हमने द्रव को बाहर नहीं निकलने दिया, तो पीछे से हम दबा नहीं पाएंगे, दबा नहीं पाएंगे। यदि दबा पाते तो ये द्रव के कण पास पास आ जाते और इनका आकार क्या हो जाता, बदल जाता, इनका आयतन क्या हो जाता, बदल जाता। लेकिन हम इसे दबा नहीं पा रहे हैं, दबा नहीं पा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, बहने का गुण तो पाया जाता है लेकिन द्रव को हम दबा नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं गैस पदार्थों को। ठीक है, तो देखो गैस क्या होती है कि इनमें जो आकर्षण बल है, जो अवयवी कणों के बीच में जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है, यहाँ अवयवी कणों के बीच में ये आकर्षण बल नगण्य हो जाता है, बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल हो जाता है। जैसे द्विध्रुव आकर्षण बल हो जाए, वांडरवाल बल हो जाए, लंदन बल हो जाए। ठीक है, इस प्रकार के बल इनके अवयवी कणों के बीच में रहते हैं। ये जो आकर्षण बल है वो बहुत ही दुर्बल प्रकृति के होते हैं, यानी बहुत ही नगण्य आकर्षण बल रहता है, नगण्य आकर्षण बल रहता है। इसलिए ये क्या करते हैं कि जैसा पात्र होता है उस पूरे पात्र में स्थान घेर लेते हैं। यानी इनका जो आकार है, क्या इनका एक तो आकार है वो भी क्या होता है, निश्चित नहीं होता, आकार भी निश्चित नहीं है, और जो आयतन है वो भी क्या है, इनका अनिश्चित है। गैसों का न तो आकार निश्चित है न ही आयतन निश्चित होता है गैसों का। और अवयवी कणों के बीच में आकर्षण बल क्या रहता है, बहुत ही कमज़ोर रहता है, दुर्बल रहता है। ठीक है, तो ये तीन पदार्थ हो गए अपने ठोस, द्रव और क्या है, गैस। यदि हम ठोस की बात करें तो जैसे मार्कर है, बोर्ड है, पंखा है, स्टूल है, टेबल है। उसके अलावा जो धातुएं हैं, धातुएं जैसे मान लो सोना है, चांदी है, कॉपर है, तांबा, ऐसी ये सभी धातुएं किसके उदाहरण हैं, ठोस के उदाहरण हैं। यदि हम द्रव की बात करें तो जैसे पानी है, एल्कोहल है, डीजल है, कैरोसिन है, ये सभी किसके उदाहरण हो जाते हैं, द्रव के उदाहरण हो जाते हैं। यदि हम गैस की बात करें तो अपने हीलियम गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ओजोन गैस है, ये सभी किसके उदाहरण हो जाते हैं, गैस के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम एक चीज़ की और आपस में इनमें तुलना करेंगे, ठोस, द्रव और किसमें, गैस में। यदि हम इसकी तुलना करें अंतर आणविक आकर्षण बल की, किसकी तुलना करें, आकर्षण बल की। ये हम कहते हैं अवयवी कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसकी तुलना करें तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल ठोस में रहता है, फिर द्रव में रहता है और सबसे कम किस में रहता है, गैस में रहता है। ठीक है, यदि हम घनत्व की बात करें, किसके, घनत्व की बात करें तो घनत्व भी सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस में, फिर द्रव में, और उससे भी कम घनत्व किस में रहता है, गैस में रहता है।
ठीक है। ये इनकी क्या है, आपस में तुलना हो गई। आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किसमें, ठोस पदार्थों के अवयवी कणों के बीच में। घनत्व भी ज़्यादा किसमें, ठोस पदार्थों के बीच में घनत्व क्या रहता है, अधिक रहता है। ठीक है, तो ये बातें होगी पदार्थ का वर्गीकरण की, हम कर रहे थे भौतिक अवस्था के आधार पर। अब हम करते हैं जो पदार्थ है उसका वर्गीकरण हम करते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे, देखो क्या है, अब हम रासायनिक गुणों के आधार पर या रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण करें। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, हम अभी हमने सीखा कि भौतिक गुणों के आधार पर 3 प्रकार का, अब हम रासायनिक संगठन के आधार पर यदि वर्गीकरण सीखें तो ये 2 प्रकार के हैं। एक तो है अपना शुद्ध पदार्थ और एक दूसरा अपने आता है अशुद्ध पदार्थ, या हम कह दें मिश्रण। ठीक है, जो शुद्ध पदार्थ है इसे हमने 2 भागों में बांट रखा है। एक तरफ तो कर रखा है तत्व और एक तरफ हमने कर रखा है यौगिक। ठीक है, जो तत्व है उन्हें भी हम 3 भागों में बांट रखा है। एक तरफ तो कर रखा है धातु, एक तरफ कर रखा है अधातु और एक तरफ हमने कर रखा है उपधातु। ठीक है, तो देखना क्या है, सबसे पहले हम ये देखें शुद्ध पदार्थ क्या है। शुद्ध पदार्थों का मतलब आप ऐसे मत लगाना जैसे आप मार्केट में गए वहाँ कहते हैं भाई ये शुद्ध घी है या ये शुद्ध तेल है या ये शुद्ध दाल है, शुद्ध चीनी है, वो पदार्थ नहीं है, वो मतलब नहीं है यहाँ शुद्ध का मतलब। यहाँ शुद्ध का मतलब है ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन नहीं बदले। क्या नहीं बदले, रासायनिक संगठन नहीं बदले, या रासायनिक संगठन हमेशा क्या रहे, समान रहे। जैसे हम ये कहेंगे शुद्ध पदार्थों में मान लो जैसे तत्व आ रहा है या शुद्ध पदार्थों में अपने क्या आ रहा है, यौगिक आ रहा है, तो देखना क्या है, जैसे मान लो यौगिक हम ये सीखेंगे CO2 है, 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है CO2 में, तो कहीं भी चले जाओ जो CO2 है उसका रासायनिक संगठन यही रहेगा, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ शुद्ध पदार्थ का मतलब ये है कि रासायनिक संगठन उसका क्या रहे, समान रहे। उसके अलावा हम ये कहें कि तत्व क्या होते हैं, तत्व वो होते हैं ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हों। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हो, चाहे वो परमाणु संख्या में कितने ही हो। जैसे तत्वों की उदाहरण कहें तो हमने कह दिया हीलियम, उसके अलावा हमने कह दिया कार्बन, या क्या कह दिया नाइट्रोजन। पूरी जो हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे यूनिट संख्या 3 में, वहाँ हम देखेंगे कि कुल 118 तत्व हैं। ठीक है, तो आपको ये आइडिया नहीं लगाना है कि तत्व केवल एक परमाणु ही होता है उसमें, नहीं, सभी परमाणु बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन वो होंगे एक ही प्रकार के। जैसे हो सकता है आपने ये लिख दिया H2 या आपने लिख दिया N2 या ओजोन में O3, सल्फर में 8 भी हो जाते हैं। ठीक है, ये सभी भी क्या है, अपने तत्व ही है। क्या है, एक तरीके से तत्व ही है। परमाणुओं की संख्या अधिक हो सकती है लेकिन उनका सभी का प्रकार क्या होगा, एक जैसा होगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। पूरी आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं जो हम बाद में देखेंगे कौन कौन से हैं। इन तत्वों को हमने आवर्त सारणी में भी 3 भागों में विभक्त कर रखा है। एक तो है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा क्या है, उपधातु। जो आवर्त सारणी के 78% तत्व हैं वो क्या हैं, धातु हैं। जैसे हम बात करें कॉपर की, उसके अलावा Ag चांदी की, Au सोने की, Fe लोहे की, Ni हो जाए, कोबाल्ट हो जाए, ये सभी क्या है, मरकरी हो जाए, Hg, ये सभी क्या है, धातु हैं। यदि हम ये कहेंगे धातु होते क्या हैं, तो सामान्यतः धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दान कर सके। क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन दान कर सके। इलेक्ट्रॉन दान करके क्या बना सके, धनायन बना सके, वो क्या कहलाएंगे, धातु। उसके अलावा इनमें चमक होती है। क्या क्या गुण होते हैं धातुओं के, एक तो इनमें चमक होती है, उसके अलावा ये चालक पदार्थ होते हैं। धातु क्या होते हैं, चालक होते हैं। चाहे विद्युत हो चाहे उष्मा हो, उसके ये क्या होते हैं, चालक पदार्थ होते हैं। तो ये तो क्या हो गए अपने धातु। उसके अलावा एक आता है अपने अधातु। ठीक है, आवर्त सारणी में जो देखा जाए तो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, इन सभी के तत्व धातुओं में आते हैं, जबकि अधातु और उपधातु में S और D F ब्लॉक के तत्व सामान्यतः नहीं आते हैं, केवल P ब्लॉक के यहाँ आएंगे। कौन कौन से आते हैं हम बाद में देख लेंगे। अभी हम क्या सीख रहे हैं, धातु कौन है, अधातु कौन है, उपधातु कौन है। मुख्यतः जो गैस होती हैं वो अपनी क्या है, अधातु होती है। जैसे हीलियम हो जाए, आर्गन हो जाए, ठीक है, ये सभी क्या है, अपनी अधातु हैं। उसके अलावा क्या है, नियोन हो जाए, ठीक है, उसके अलावा
F2 हो जाए, Cl2 हो जाए, क्लोरीन हो जाए, ये सभी क्या है, अपनी क्या है, अधातु है। अधातुओं का गुण ये होता है, ये चालक नहीं होती हैं, सामान्यतः ये चालक नहीं होती हैं, किसके, विद्युत वगैरह के चालक ये सामान्यतः नहीं होते हैं, तो ये क्या हो गए, अधातु। उसके अलावा एक आती है अपने क्या है, उपधातु। वे सभी तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण मिले, इसमें क्या मिलते हैं, दोनों गुण मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपधातु। जब हम आवर्त सारणी सीखेंगे वहाँ हम एक जिगजैग लाइन बनाएंगे, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन आवर्त सारणी में पी उपकोष में जाकर, और वहाँ हम देखेंगे आवर्त सारणी के यहाँ पी उपकोष में जो लाइन बनाई जिगजैग, उसके ऊपर और नीचे जो स्थित तत्व है, जैसे टेल्यूरियम हो जाए, आर्सेनिक हो जाए, एंटीमनी हो जाए, उसके अलावा बिस्मिथ हो जाए, ठीक है, ये सभी तत्व क्या हो जाएंगे, अपने उपधातु हो जाएंगे। वहाँ हम एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो बोरोन है ना बी, उसे आजकल उपधातु की श्रेणी से हटा दिया गया है। आपसे ऑप्शन में आ जाए बी बोरोन, तो आप उसे उपधातु नहीं मानेंगे, ठीक। तो ये 3 वर्गीकरण हो गए तत्वों के। तत्व क्या है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, तत्व। जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सभी तत्व हैं। इनमें परमाणुओं की संख्या एक से अधिक हो सकती है, लेकिन वो सभी परमाणु एक जैसे रहेंगे, तब क्या कहलाएंगे वो तत्व। 3 भागों में बांट रखा है, धातु, अधातु और क्या है, उपधातु। जो विद्युत के उष्मा के चालक हों, जिनमें चमक हो, वो सभी क्या होते हैं, धातु। ये धातु सामान्यतः ठोस होते हैं, और अधातु क्या होती हैं, गैस होती है। इनमें ये विद्युत के चालक सामान्यतः नहीं करते हैं। कुछ अधातुएं हैं वो उष्मा का चालन तो कर देते हैं, लेकिन विद्युत का चालन ये नहीं करते हैं। जैसे हीलियम, आर्गन, नियोन हो जाए, 17 वर्ग के तत्व हो जाए, और सारणी में 18 वर्ग के तत्व हो जाए, ये सभी क्या है, अधातु है। जिनमें दोनों के गुण मिले उसे हम कहते हैं उपधातु। जैसे टेल्यूरियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। हम देखेंगे जब आवर्त सारणी में पी उपकोष में हम जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाएंगे, वहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन सी उपधातु है। ये अपनी उपधातु हो गई। अब हम बात करते हैं यौगिकों की। यदि एक ही प्रकार के परमाणु है तब तो क्या है, तत्व है। यदि एक से अधिक प्रकार के तत्व आगे, एक से अधिक प्रकार के तत्व आगे, लेकिन वो तत्व भी एक निश्चित अनुपात में हो, निश्चित अनुपात में, उसे हम कहते हैं यौगिक। जैसे मान लो NH3 आ गया, NH3 आ गया, H2 आ गया, उसके अलावा CO2 आ जाए, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल आ जाए, HNO3 नाइट्रिक अम्ल आ जाए, ये सभी क्या है, अपने यौगिक हैं। उसके अलावा चीनी आ जाए, C12, H22, O11 चीनी, ये भी क्या है, अपने यौगिक ही है। इसमें देखो एक से अधिक प्रकार के तत्व, जैसे एक नाइट्रोजन है, 3 क्या है, हाइड्रोजन है। कुल तत्व कितने हैं, 4। प्रकार कितने हो गए, 2 प्रकार के तत्व हो गए। जैसे मान लो HNO3 है, इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों है, तो 3 प्रकार के तत्व हो गए। यानी एक से अधिक प्रकार के तत्व जब एक निश्चित अनुपात में आके मिल रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, यौगिक, ठीक। अब हम आते हैं शुद्ध पदार्थ, एक वर्गीकरण हो गया। दूसरा वर्गीकरण है अपना मिश्रण। मिश्रण 2 प्रकार के हैं, एक तो होता है समांगी और एक क्या है, अपना विषमांगी। तो मिश्रण क्या होता है, एक तो अशुद्ध रूप होता है, क्या है, अशुद्ध रूप होता है। ये शुद्ध इसलिए था कि रासायनिक संगठन समान था। ये अशुद्ध रूप इसलिए रहता है क्योंकि इसमें रासायनिक संगठन है ना, वो समान नहीं रहता है, रासायनिक संगठन समान नहीं रहता है। हम देखेंगे कैसे नहीं रहता है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक संगठन समान नहीं हो, यह हम कहते हैं 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिकों के मिलने से या तत्वों के मिलने से जो यौगिक बन रहा है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिकों के मिलने से या तत्वों के मिलने से जो पदार्थ बन रहा है वो अपना क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। इनमें रासायनिक संगठन समान नहीं रहता है। रासायनिक संगठन समान रहने का मतलब है, जैसे मान लो अपने पास में CO2 ही है, इसमें 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन है। आप क्या करो, यहाँ जो अपने पास CO2 है वहाँ भी 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन है। आप कहीं बाहर चले जाओ, दूसरे जिले में चले जाओ, दूसरे राज्य में चले जाओ, तो वहाँ भी क्या है, जो CO2 है उसका रासायनिक संगठन यही रहेगा, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। जैसे मान लो H2O यहाँ है, H2O का रासायनिक संगठन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, मोलिकुलर वेट इसका 18 ग्राम प्रति मोल है, वो यहाँ भी वही है। आप कहीं बाहर चले गए तो भी क्या है, वही समान रहेगा। तो रासायनिक संगठन समान है तो यौगिक। यदि रासायनिक संगठन असमान है, बिगड़ गया है, समान नहीं है, तो क्या है, मिश्रण। ये 2 प्रकार का है, एक तो होता है समांगी और एक होता है विषमांगी, ठीक है। समांगी का मतलब है आपने 2 प्रकार के यौगिकों को मिलाया और मिलने के बाद में उसकी भौतिक अवस्था समान रहे तो उन्हें हम कहेंगे समांगी। जैसे मान लो आपने क्या किया, नींबू में पानी मिला दिया, या आपने क्या मिला दिया, जो NaCl नमक है ना, नमक को पानी में मिला दिया, नमक को पानी में मिला दिया, या एल्कोहल है,
एल्कोहल है, मान लो एथिल एल्कोहल है C2H5OH, एल्कोहल को हमने किस में मिला दिया, पानी में मिला दिया। तो नींबू को पानी में मिला दो, एल्कोहल को पानी में मिला दो, नमक को पानी में मिला दो, मिलाने के बाद में जो घोल बनता है वो सभी क्या है, इन तीनों में ही द्रव अवस्था में रहेगा। NaCl ठोस है, नमक, पानी क्या है, द्रव अवस्था में, दोनों को आपने मिला दिया तो घोल बन गया, वो घोल क्या है, द्रव अवस्था में है। अब हम एक एक पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते कि भाई ये तो नमक के कण है और ये किसके कण है, पानी के कण। जब ऐसे नहीं कर पा रहे हम, इसका मतलब उसकी भौतिक अवस्था क्या है, समान है। तो ऐसे विलयन जो बने हैं या ऐसा मिश्रण जो बना है जिसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, अब हम ये कह रहे थे कि भाई रासायनिक संगठन समान नहीं रहता, वो इसलिए नहीं रहता कि हम ये नमक को पानी में डाल दिया तो हो सकता है 1 लीटर पानी में किसी ने 2 चम्मच नमक डाल दिया हो, किसी ने 10 चम्मच नमक डाल दिया हो, तो 2 चम्मच डालेंगे तब रासायनिक संगठन अलग है, 10 चम्मच डाला तब रासायनिक संगठन अलग है। इसका मतलब इनका रासायनिक संगठन समान नहीं है, ये अशुद्ध रूप होता है कौन, मिश्रण। अब इसका दूसरा भाग है विषमांगी। विषमांगी क्या होगा, समांगी से जस्ट उल्टा। समांगी में तो क्या था, एक पदार्थ दूसरे में घुल गया था और घुलने के पश्चात हम अलग अलग नहीं कर पा रहे थे। विषमांगी में क्या है, जैसे मान लो हमने पेट्रोल में क्या डाल दिया, पानी, हमें पता है ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, या हमने तेल के अंदर क्या डाल दिया, पानी, ये आपस में मिश्र नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं, मिक्स नहीं होंगे। जब मिल नहीं रहे तो हम तेल को पानी को अलग अलग कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, पानी में हमने क्या डाल दिया, रेत डाल दी, मिट्टी डाल दी, कुछ समय पश्चात मिट्टी के कण तो पात्र के पेंदे में जाके बैठ जाएंगे, पानी कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। यानी हम दोनों को अलग अलग कर पा रहे हैं। तो ऐसा जो मिश्रण बना है वो अपना क्या बना है, विषमांगी मिश्रण बना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।